आज इस मूवी में हम एक एंटिटी को देखेंगे जो लोगों को जान से मारने के लिए उन्हें फॉलो करती है। इससे कोई भी इंसान भाग तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता, ये उसे ढूंढ ही लेती है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि उसे इंटीमेट होना ही पड़ेगा, ताकि ये कर्स उससे ट्रांसफ़र होकर उस इंटीमेट होने वाले के पास चला जाए और फिर ये एंटिटी उसे ही फॉलो करे। लेकिन ये बात जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी रियल लाइफ में आसान है नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जो कि भागकर अपने घर से बाहर आती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, जो किसी चीज़ को देखकर भाग रही होती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनी फिर भी वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम उसे बीच पे देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और वो उन्हें कहती है कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और आज तक उसने जितनी भी गलती की हैं वो उनके लिए उसे माफ़ कर दे, क्योंकि शायद अब वो थोड़ी देर में मर जाए। फिर अगली सुबह हम एनी की बीच पे डेड बॉडी देखते हैं। उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और शायद उसे उसी चीज़ ने मारा था जिससे कि वो डर के भाग रही थी। फिर अगले सीन में हम जे को देख सकते हैं जो कि स्विमिंग पूल में स्विम कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर कैली आ जाती है जो उसे उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। ये बात सुनकर जे थोड़ी शर्मा जाती है। वो कहती है कि आज मैं उसके साथ डेट पर जाने वाली हूँ। शाम को जे के फ्रेंड्स पोल और यारा उससे मिलने के लिए आते हैं। डेट की बात सुनकर पोल काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि वो जे को मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। फिर थोड़ी देर बाद जे अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ मूवी डेट पर जाती है। वहाँ पर ह्यू जे से बोलता है, क्या तुम्हें वो येलो ड्रेस में वुमन दिख रही है? तो जे बोलती है, नहीं, वहाँ पर तो कोई भी वुमन नहीं है। ये बात सुनकर ह्यू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर ये इसको बाहर लेकर आ जाता है। शाम को ये दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी सीधा ह्यू की तरफ ही बढ़ रहा होता है। फिर अगले दिन कैली जे से उसकी डेट के बारे में पूछती है तो जे बोलती है कि डेट कुछ ज़्यादा खास नहीं थी क्योंकि ह्यू अजीब सा बर्ताव कर रहा था। फिर उसी रात जे एक बार फिर से ह्यू से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर ये दोनों ह्यू की कार में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद ह्यू जे को बेहोश कर देता है और जब जे की आँख खुलती है तो वो अपने आप को व्हील चेयर से बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर ह्यू भी होता है। वो कहता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है जो कि मुझको जान से मारना चाहती है। मैंने एक दिन एक बारटेंडर के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और तब से मेरे साथ ये हो रहा है और इस चीज़ से पीछे छुड़ाने के लिए मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब ये कर्ज तुम्हें ट्रांसफ़र हो चुका है। अब तुम भी इस एंटिटी को देख सकती हो और अगर तुम्हें इस कर्ज से बचना है तो तुम्हें जल्द से जल्द किसी के साथ इंटीमेट होना होगा ताकि ये कर्ज तुमसे ट्रांसफ़र होकर उस इंसान पर चला जाए। लेकिन ये एंटिटी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तुम्हें अलर्ट रहना होगा। ये एंटिटी तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकती है। तभी वो एंटिटी अचानक से वहाँ पर आ जाती है और ह्यू जे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। तभी वहाँ पर जे के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो उसको वहाँ पर संभालते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन पुलिस को ह्यू का कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो दूसरे टाउन से आया था और वो यहाँ पर रेंट पर घर लेकर रह रहा था क्योंकि उसने अब कर्ज को ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए उसका काम हो चुका था और अब वो अपने टाउन भी लौट चुका था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। जे अपने स्कूल जाती है। वहाँ पर वो क्लास में एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि पेशेंट के कपड़ों में सीधा उसकी तरफ भी बढ़ रही होती है। ये चीज़ देखकर जे समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो उसे मारने के लिए आई है। जे उसे देखकर भागने लगती है और वो एंटिटी उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगती है। ये एंटिटी बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही होती है, इसीलिए जे को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर सीधा अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचती है जहां वो पोल और यारा को ये सारी बातें बता देती है। लेकिन इन दोनों को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, पर पोल कहता है कि आज रात वो जे के घर पे ही रुकेगा और पूरी रात नज़र रखेगा। रात में जे को नींद नहीं आती तो वो नीचे पोल के पास आ जाती है जो कि काउच पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है। पोल चेक करके बताता है कि किचन में कांच टूटा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद पोल ऊपर कैली को लेने चला जाता है और जे किचन में चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसको वही एंटिटी दिख जाती है और वो डर के मारे अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर पोल और कैली भी आ जाते हैं क्योंकि इन दोनों को एंटिटी नहीं दिख रही थी, इसीलिए ये दोनों जे की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर यारा भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ वो एंटिटी भी आ जाती है जिसे देखकर जे और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपनी बालकनी से कूदकर एक प्लेग्राउंड में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस बार उनके साथ उनका पड़ोसी ग्रेग भी था। जे उसको भी सारी बातें बता देती है तो ग्रेग बोलता है कि हमें ह्यू के घर पर चलना चाहिए। फिर ये सारे मिलकर
ग्रेग की कार में बैठकर ह्यू के घर पर जाते हैं, लेकिन उसका किराए वाला घर पूरा खाली था। लेकिन उनको उसके घर में कुछ किताबें मिलती हैं और उन किताबों के अंदर उन्हें ह्यू की एक तस्वीर मिलती है। पोल उसकी तस्वीर देखकर पहचान जाता है कि जो उसने ये जैकेट पहनी है वो किस स्कूल की है। उसके बाद वो उस स्कूल में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसका असली नाम जेफ है और वो उस स्कूल से उसका एड्रेस लेकर उसके घर पर पहुँच जाते हैं। तब जेफ जे से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है कि इस कर्ज से पीछे छुड़ाने का केवल एक ही उपाय है कि आपको इंटीमेट होना पड़ेगा, इसलिए जे को भी किसी के साथ इंटीमेट होना होगा ताकि ये कर्ज इससे ट्रांसफ़र होकर किसी और को चला जाए। शुरुआत में हमने जो लड़की एनी को देखा था उसको भी ये कर्ज जेफ ने ही ट्रांसफ़र किया था, लेकिन एनी की मौत के बाद ये कर्ज दोबारा से जेफ के पीछे पड़ गया और अगर अब जे की भी मौत हो गई तो ये कर्ज एक बार फिर से जेफ के पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए वो जे को जल्द से जल्द किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। फिर जे के सारे दोस्त उसकी जान बचाने के लिए उसको ग्रेग के फार्म हाउस पे लेकर आते हैं। वहाँ पर ये लोग एक बीच के किनारे हैंग आउट करने लगते हैं, लेकिन तभी वो एंटिटी यारा के रूप में वहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। पोल उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोल के ऊपर भी अटैक कर देती है। इसके बाद ये सारे भागकर एक बोट हाउस के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद जे गन से उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन उस एंटिटी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो एंटिटी पोल का रूप लेकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है, लेकिन जे किस तरह से अपनी जान बचाकर ग्रेग की कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और वो चलती रहती है और अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो सोच रही थी कहीं वो एंटिटी यहाँ पर भी ना आ जाए। तो ग्रेग कहता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होना चाहता है ताकि ये कर्ज उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। इस बार जे भी मान जाती है और ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। वो एंटिटी जे को नहीं दिखती, लेकिन उसको ग्रेग की चिंता हो रही थी क्योंकि अब उसकी जान खतरे में थी। लेकिन इधर ग्रेग इस मैटर को बहुत ही हल्के में ले रहा था। वो कहता है कि इतने दिन हो गए लेकिन उसको वो एंटिटी नहीं दिखी। वो पोल और यारा से कहता है कि शायद जे की मेंटली हालत ठीक नहीं, तो मैं उसे दिखाना चाहिए। फिर उसी रात जे को अपने घर के बाहर ग्रेग दिखता है। वो ग्रेग को देखकर समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो कि ग्रेग को अब मारने के लिए आई है। वो ग्रेग को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल बिजी जाता है। इधर वो एंटिटी उसकी डोरबेल बजाती है। किसी के दरवाजा ना खोलने पर वो खिड़की से कूदकर वहाँ पर अंदर चली जाती है। जे भी पीछे पीछे जाती है। जब वो उसके घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उस एंटिटी ने ग्रेग की मॉम का रूप ले लिया था और अब वो ग्रेग का रूम खोलने वाली थी। वो चिल्लाकर ग्रेग से कहती है कि प्लीज़ तुम दरवाज़ा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन ग्रेग कुछ समझ नहीं पाता और वो दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी ग्रेग को मार देती है। फिर अगले दिन पोल जे से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है ताकि ये कर्ज उसके ऊपर आ जाए, लेकिन जे मना कर देती है क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि पोल की भी जान चली जाए। फिर उसके बाद ये सारे फ्रेंड्स मिलकर उस एंटिटी को फंसाने का प्लान बनाते हैं। ये सारे मिलकर स्विमिंग पूल के किनारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख देते हैं और उसके बाद जे स्विमिंग पूल में उतर जाती है और वो उस एंटिटी का इंतजार करती है। थोड़ी देर में वो एंटिटी आ जाती है, लेकिन वो एंटिटी बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है। वो उनका प्लान समझ जाती है और वो सारे गैजेट्स को उठाकर स्विमिंग पूल में फेंकने लगती है। लेकिन तभी यारा उसके ऊपर कपड़ा रख देती है और पोल उसको गन से शूट करता है, जिससे कि वो एंटिटी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। लेकिन वो स्विमिंग पूल में गिरने के बाद भी जे को नहीं छोड़ती, उसका पैर पकड़ लेती है। जिसके बाद पोल उसके सर में गोली मारता है, जिससे कि पूरे पूल में खून ही खून निकल आता है। लेकिन इनका ये प्लान फेल हो चुका था क्योंकि वो एंटिटी यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद मजबूरी में जे को पोल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और ये कर्ज अब पोल के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। फिर एक दिन पोल कुछ लड़कियों को देखता है। वो सोचता है कि वो इन लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर वो कर्ज उन्हें ट्रांसफर कर देगा, पर उसकी हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पोल को वो एंटिटी कहीं पर भी नहीं दिखती। लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो एंटिटी इन दोनों के पीछे ही आ रही है और यहीं पर ये कंप्लीट मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इट फॉलोज मूवी की कंप्लीट स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में।